फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा नया चैप्टर है। देखो क्या होता है ये पहले समझते हैं। लाइक वी इंडिविजुअल हैव कॉन्शियस, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस समझते हैं ना। कॉन्शियस मीन्स दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, which teaches us to differentiate between what is morally right and what is morally wrong। ठीक है, क्या मॉरली सही है क्या गलत है, जो फर्क करना सिखाता है उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्शियस है। इट इज आवर कॉन्शियस। ओके, जैसे अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये काम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा। होता है कि नहीं? या कोई बड़ा ऑफिसर है तो वो कहेगा कि मैं ब्राइब नहीं लेता क्योंकि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो जो आपको सही गलत का फर्क करना बताता है वो होता है कॉन्शियस। अगर हम ग्रैनविल ऑस्टिन की माने, अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, if anywhere the concept of constitution lies, then where it is, according to him, it is fundamental right and DPSP। फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेंस है वो कहां एग्जिस्ट करता है, कहां लाई करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि both these parts, fundamental right and directive principle, together they constitute the conscience of the constitution। ठीक है, fundamental right and DPSP together they constitute the conscience of the constitution। It means what? They tell what is right and what is wrong। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो you can say if anywhere the mind body or the mind or soul of the constitution exists, it is in these two parts, fundamental right और directive principles। ठीक है, ये बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इट मीन्स what to do and what not to do, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर संविधान में किसी पार्ट से पता चलता है तो पार्ट क्या है? फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इट मीन्स व्हाट? जैसे डीपीस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या बताते हैं? इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट टू डू, सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ओके, एंड फंडामेंटल राइट, इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, it also tells the government to do whatever it can do to protect the fundamental rights or to protect the violation of fundamental rights। ठीक है,
can we say that these two parts together they tells the entire purpose for which our constitution exists? भाई जब यही बता रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, what government should do and what government should not do, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो गोल्स है गवर्नमेंट उन्हें अचीव करने के लिए जो कुछ कर सकती है करे, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए तो गवर्नमेंट को क्या क्या नहीं करना है या वॉल्यूशन न हो उसके लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो डू वॉट एवर नीडेड टू प्रोटेक्ट द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यही दो चैप्टर ये बताते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि इट टेल्स द पर्पस फॉर विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट, कह सकते हैं कि नहीं? इट मीन्स व्हाट? दीज टू पार्ट, फंडामेंटल राइट एंड डीपीज, it puts everything into action. Everything into action means what? It puts the legislature into action. It puts the executive into action. It puts judiciary into action. It puts the civil society into action. भाई लेजिस्लेचर को कैसे कानून बनाने हैं? विधायिका को जो इन गोल्स को फुलफिल करे, वॉट एवर रिटन इन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप ये बात समझ में कि नहीं? गवर्नमेंट को कैसे एक्शंस लेने हैं according to whatever written in fundamental right or directive principle. So it puts the whole government machinery into action. आप ये बात समझ में क्लियर? तो ये जो होता है दिस इज दी अच्छा यहां पे एक कैच, मैंने बताया बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पे देखो एक कैच है, क्या है? जो डीपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर not justifiable. It means what? You cannot go to court against the government on the ground that the government is not implementing one or other provision of directive principle. कि मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्टिफिएबल, बट ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिएबल। ओके, इट मीन्स व्हाट? अगर फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन का किसी भी एक्सटेंट तक वायलेशन हो, ठीक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी नहीं है कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है या लोअर कोर्ट में जाना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कि आपके बड़े भाई ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो पहले आप अंकल से शिकायत करते हैं, ठीक है, उन्होंने समस्या रिजॉल्व नहीं किया तो आप उसके बाद अपने फादर से बोलते हैं, ठीक है, और अगर फादर से भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप उसके बाद
किससे बोलते हैं? अपने दादाजी से बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप दादाजी के पास जाते हैं, तो ग्रैंडफादर। अब यहां पे क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, यहां पे अगर कोई और शिकायत है आपको, आपके साथ कोई और मिस हैपनिंग हुई, कुछ और गलत हुआ, कोई और इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी और पार्ट का कोई वॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले अंकल के पास जाना पड़ेगा, फिर फादर, फिर ग्रैंडफादर। यहां पे आप सीधे दादाजी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, इट मेक्स फंडामेंटल राइट sacrosanct, means most important, pious, something which is very pious। और ये बात समझ में, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, इफ वी स्क्वीज द होल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू गेट अ सिंगल ड्रॉप फ्रॉम इट, अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को निचोड़ दें और उससे एक बूंद निकालें, और उस एक बूंद में पूरे संविधान का एसेंस हो, ठीक है, कि हाँ ये जो निकल के आया है इसमें पूरे संविधान का एसेंस हो। जैसे किसी फ्रूट को, किसी फल को निचोड़ दिया जाए, उससे एक बूंद निकले, उसमें उसका पूरा फायदा हो। अब ये बात समझ में, तो वो एक बूंद क्या हो, इट विल बी लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है भाई। इट इज द वेरी पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्यों बना, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन ना हो जाए। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस यही होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये फुलफिल कर पा रहा है तब तो उसका वर्थ है, अदरवाइज उसका कोई वर्थ नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसका क्या मतलब है। दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड any part of the constitution which put limit on the power of the government in most effective way, it is none other than fundamental right। जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है उसे कोई सबसे अच्छे तरीके से अगर फुलफिल कर रहा है तो वो है फंडामेंटल राइट। अब ये बात समझ में, ठीक है। तो इसे पढ़ने का मतलब है, फंडामेंटल राइट को पढ़ने का मतलब है, राइट मीन्स व्हाट, यू आर गोइंग टू स्टडी द वेरी हार्ट, माइंड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी पर्पस फॉर विच द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह होता क्या है। देखो, अब to begin with, just focus on the word right. For now, forget the word fundamental. इसे समझते हैं पहले कि राइट क्या होता है। We will discuss it later. What are fundamental rights? But for now, let's first understand what are rights. तो राइट क्या होता है? अधिकार। क्या होता है अधिकार? Any idea? What are rights? भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने की इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेंस है, उसका सोल है, उसका माइंड है। होता क्या है राइट, अधिकार होता क्या है? देखो, टू पुट इन मोस्ट सिंपल वर्ड, राइट्स आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट claims। rights are claims, दावा। ओके, जब हम कहते हैं कि दिस इज माई राइट, इट मीन्स व्हाट, वी आर क्लेमिंग समथिंग। अब दिस इज माई राइट, आई शुड हैव इट, ठीक है। जब इस तरह की बातें हम करते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बोला
कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शुड हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो क्या कर रहे थे, वो क्लेम कर रहे थे, दावा कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं कहूं दिस इज माई मार्कर, तो इसका क्या मतलब हुआ, आई एम क्लेमिंग दिस मार्कर कि दिस इज माई मार्कर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट्स आर नथिंग बट क्लेम्स मेड बाय द इंडिविजुअल्स। ओके, देखो यहां पे राइट क्लेम तो होते हैं, लेकिन देखो यहां पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्या है, to whom this claim is made or to whom these claims are made। भाई ये क्लेम हम किससे कर रहे हैं, आप समझो इस बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कैन वी क्लेम इन वैक्यूम, क्या हम वैक्यूम में क्लेम कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट क्लेम इन वैक्यूम। जब मैं कह रहा हूं कि दिस इज माई मार्कर, तो कोई तो यहां होगा ना जिससे मैं कह रहा हूंगा। अगर मान लो कोई यहां पे नहीं है, जब कोई और है ही नहीं इस पर दावा करने को, तो वैसे ही मेरा हो गया। तो क्लेम कैन नॉट बी मेड इन वैक्यूम। आपको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहां आपके सिवा कोई ना, तो क्या आप वहां अपने अधिकारों की मांग करेंगे, वहां पे क्या अधिकार, जो है सब आपका ही है। तो क्लेम कैन नॉट बी मेड इन वैक्यूम। अब ये बात समझ में, भाई कोई तो ऐसा होगा ना जिससे आप ये बात कह रहे होंगे कि दिस थिंग इज माइन और दैट थिंग इज माइन। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया कि दिस इज माई मार्कर, तो कोई तो अथॉरिटी होगी जो ये एलोकेट कर रहा होगा या जो डिसाइड करेगा कि हाँ ठीक है ये आपका है, दिस इज योर राइट। ओके, तो क्लेम इज नेवर मेड इन वैक्यूम, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी टू whom द क्लेम इज मेड। ठीक है, ये अथॉरिटी कोई हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब जैसे मान लो ये कोचिंग है, तो आप यहां के स्टूडेंट हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, भाई आप क्लेम करते हैं कि क्लासेस प्रॉपर चलनी चाहिए, सिलेबस फिनिश होना चाहिए, समय समय पे टेस्ट होने चाहिए, नोट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लेम आप किससे कर रहे हैं, वैक्यूम में थोड़ी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन है तब तो आप क्लेम कर रहे हैं। ओके, ये सोसाइटी हो सकती है और इट कैन बी स्टेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बाय राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है वो, जो एफआर है वो स्टेट के ही अगेंस्ट मिले हुए हैं, तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में ही फोकस करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लेम कैन नॉट बी मेड इन वैक्यूम। ओके, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी टू व्होम द क्लेम इज मेड। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन वी क्लेम एनीथिंग, क्या हम कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। द आंसर इज अ बिग नो, वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। करने को आप कर भी लें, ऐसा नहीं है, करने को तो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, बट एवरी क्लेम इज नॉट योर राइट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कल यूपीएससी का पेपर है और आप बोले कि हमें आज ही ये पेपर चाहिए, कैन यू क्लेम दिस, क्लेम कर भी लो, बट ये आपका अधिकार नहीं माना जाएगा कभी भी और ना ही आपको मिलेगा। भाई योर क्लेम ऑफ अर्ली एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर infringes the right of other student. Every aspirant has right to free and fair selection process. ठीक है,
तो आपको पहले मिल जा रहा है, तो उनका राइट इंफ्रिंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. इट मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट मेड सेल्फिश क्लेम्स. मतलब ऑल द क्लेम्स आर नॉट राइट. हर क्लेम राइट नहीं होता है. ठीक है. सेल्फिश क्लेम्स कैन नेवर बी राइट. Only those claims are recognized as right which are capable of यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसे हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सके. जैसे जैसे मान लो कि आप क्लेम करें कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए. ठीक है. तो ये तो हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं ना. सबको क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, क्लीन एयर मिलनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट सबका राइट है. ठीक है. तो इसको यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकता है. आप बोले कि आप क्लेम करें कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना चाहिए. तो दीज थिंग्स आर, आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए. तो हर व्यक्ति चाहेगा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, उसे समान माना जाए. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट क्लेम्स, only those claims are recognized as right which are just, fair, reasonable and legitimate. ओके. जो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो और लेजिटिमेट हो. अब देखो, यहां एक क्वेश्चन और अराइज होता है. ये कैसे पता चलेगा कि कोई क्लेम जो है वो रीजनेबल या लेजिटिमेट है कि नहीं? हु विल डिसाइड दिस? कोई क्लेम रीजनेबल या लेजिटिमेट है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? ओनली दो क्लेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज राइट और कंसिडर्ड एज legitimate which are recognized both by society and state. दोनों का सैंक्शन होना चाहिए, समाज का भी और स्टेट का भी. आज ये बात समझ में? जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें इन दोनों का सैंक्शन न हो. आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मतलब सोसाइटी में प्रैक्टिस हो रहा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है. देखो, मैं केवल चीजों को डिकोड कर रहा हूं. समझते हैं? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा. अब सोचो ये कितना प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में. किसी की शादी तय होती है तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं? कितना मिल रहा है. ठीक है. क्या क्या मिल रहा है? तुम्हें क्या मिल रहा है सिर्फ इतना नहीं, मम्मी को क्या मिल रहा है, पापा को क्या मिल रहा है, घर को क्या मिल रहा है, कैश कितना मिल रहा है. मतलब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि इसमें कुछ अजीब है ही नहीं. और अगर किसी ने, मान लो कि अगर जो ग्रूम की फैमिली है लड़के की, अगर अपने प्रिंसिपल्स के चलते, अपने उसूलों के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो दहेज नहीं लेंगे, उनका उसूल है, उनके नजर में ये बड़ा ही घिनौना काम है, ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अगर अपने उसूलों के चलते अगर मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए,
तो लोग इसकी तारीफ तो बाद में करेंगे। मैंने खुद देखा है, ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी। पहले क्या बोलेंगे, पक्का लड़के में कुछ कमी रही होगी तभी नहीं मिलता है। भाई कोई नहीं कहेगा कि भाई बड़े उसूल वाले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। बोलेंगे पक्का बच्चे में कुछ खोट रहा होगा। होता है कि नहीं होता है? यहां तक कि जैसे मेरे ही एक रिलेटिव थे, उनकी लड़की थी, तो एक ऐसी ही फैमिली से बात बन गई, मैरिज फिक्स हो गई, तो उन्होंने यही कह दिया कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो वो लड़की के पिता थे, वो नाराज हो गए, कहते क्या बात कर रहे हैं, हमारी समाज में इज्जत नहीं है क्या कि कुछ ना दें। अब आप सोचिए इसको किस तरह का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लेकिन क्या हम इसे राइट मान सकते हैं? नो, दिस इज नॉट राइट, इनफैक्ट इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अंडर Dowry Prohibition Act 1986, it is a punishable offense. It is recognized by the society, but not recognized by the state. ठीक है, तो लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, समाज में पूरी मान्यता मिली हुई है, लेकिन ये राइट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। एनी अदर सच एग्जाम्पल? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब करप्शन को ही ले लो, इसे भी एक तरीके की मान्यता मिली हुई है, एक साइलेंट रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? भाई अगर कहीं शादी वादी कोई लड़का जॉब कर रहा है, तो उसकी शादी वादी में जो मीडिएटर होते हैं, मिडिल मैन, किस तरीके से उसकी बात रखते हैं? यानी जैसे मान लो कि किसी ऐसी पोस्ट पे है, मान लो कि पुलिस में कांस्टेबल है, तो किस तरीके से उसकी बात को रखेंगे? आप ये मत समझिए सैलरी तो बस दिखाने का है, इससे अधिक तो ऊपर से पा जाता है। अच्छा, नहीं तो भाई बहुत लाखों लोगों का डिपार्टमेंट है, मैं इंडिविजुअली थोड़ी बोल रहा हूं। एक जनरल परसेप्शन है कि नहीं, कोई भी आप सोच सकते हैं आप कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, लोग इस बात को इस तरीके से रखते हैं कि नहीं? मतलब भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसे एक तरीके की रिकॉग्निशन है कि नहीं? सिर्फ लेने में ही नहीं है, देने में भी है। लोग कहते हैं अरे यार कुछ ले दे के काम करवा लो, क्यों टाइम पास करते हो? ठीक है, तो रिकॉग्निशन है, बट क्या ये राइट है हमारा? या अब जो कुछ हमने अब तक डिस्कस किया, उसके बेस पे अगर आपको राइट की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं? Rights are those claims which are due to an individual based on fair, just, and reasonable demands and such claims are recognized by law, morality, and social norms. ओके, तो यही तो हमने डिस्कस किया अभी। देखो, ऐसे आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको राइट्स के बहुत से क्लासिक डेफिनेशन मिलेंगे। जैसे लास्की का डेफिनेशन बहुत फेमस है, बार्कर का, जीडीएच कोल का, आपको उतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया जो सबसे रेलिवेंट है। ओके, अब देखो,
राइट्स क्या होता है आपको समझ में आ गया। ओके, फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है? हाँ ठीक है, वो तो हिंदी हो गया ना उसका। फंडामेंटल राइट्स। ओके, what does this word fundamental indicates? When we add a prefix fundamental to the rights, ठीक है, जब अधिकारों में हम ये फंडामेंटल वर्ड लगा देते हैं तो what this word adds to its meaning, ये उसकी मीनिंग में क्या ऐड करता है, क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? फंडामेंटल ये वर्ड क्या ऐड कर रहा है? देखो, these are those rights, फंडामेंटल इसका क्या मतलब है? those rights which are indispensable for the intellectual, physical, moral, material and spiritual growth of an इंडिविजुअल। आ रही है बात समझ में? इंडिस्पेंसिबल मतलब इसके बिना आप इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपके इंटेलेक्चुअल यानी मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जो इंडिस्पेंसिबल हैं, मतलब इनके बिना आप इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। इट मीन्स व्हाट? विच आर नीडेड फॉर ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। आ रही है बात समझ में? ये ऐसे राइट्स हैं। राइट्स बहुत से हो सकते हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इनकी क्या विशेषता है? फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल, बिल्कुल मौलिक। ठीक है, जैसे मान लो एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विथ सम कैपेबिलिटीज। मानते हैं कि नहीं मानते? ईश्वर सबको कुछ ना कुछ देता है। someone has creative abilities, someone is physically very strong, physically very active। ठीक है, जैसे मान लो यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? हाँ। अब ये जो यूसेन बोल्ट है, इसे क्या बोला जाता है? फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। मतलब जब इसने रिकॉर्ड बनाया अपना 9 सेकंड समथिंग में 100 मीटर्स का, तो आज के 10-20 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, जो मेडिकल साइंटिस्ट थे, उनकी मान्यता थी कि अब जो एक लेवल है, उस समय जो भी रिकॉर्ड रहा हो 11-12 सेकंड 13 सेकंड का, कि इससे अगर तेज इंसान इससे तेज दौड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऑर्गन्स वगैरह फेल करने शुरू हो जाएंगे। अब इसने उस चीज को ही चैलेंज कर दिया। मतलब वो एक जो एक मेडिकल साइंस का एक ऑब्जर्वेशन था, उसे ही इसने झूठा साबित कर दिया। अब ये जो यूसेन बोल्ट है, ये जमैका का है। ठीक है, जो जमैका है, ये 1960 तक, इसे 1960s में इंडिपेंडेंस मिली। 1960 तक ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर ये ऐसे जमाका में पैदा हुआ होता जो कि इंग्लैंड की कॉलोनी थी जो, तो भी क्या ये इस तरह से वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन पाया होता?
नहीं बन पाया होता, वो सुविधाएं ही नहीं मिली होती। बिल्कुल वही बात है भाई, जब भूखा पेट आदमी सोएगा तो उसे सपना भी रोटी का आएगा, ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना थोड़ी आएगा, सपने में भी नहीं आएगा भाई। जब वो सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, वो ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी, जब वो उस इन्वायरमेंट पर पैदा होगा, जब उसे भाई उस तरह की डाइट, उस तरह की न्यूट्रिशन, वो तो भूल जाओ, जब उसे भर पेट खाना ही नहीं मिलेगा तो उसे सपना भी रोटी का आएगा। मानते हैं कि नहीं? कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है, मैं उनकी बात नहीं करता, बट नॉर्मली ये सचिन तेंदुलकर को ले लो अपने इंडिया में, अगर ये ब्रिटिश पीरियड में पैदा हुए होते तो क्या फिर भी सचिन तेंदुलकर होते वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर? नहीं होते। ठीक है, तो अब इससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। नॉट ओनली दिस, these rights are also important for human dignity। सिर्फ अपने आप को डेवलप करना ही नहीं, अपनी पोटेंशियल को अचीव करना ही नहीं, ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी these rights are बेसिक, मिनिमम बेसिक नेसेसिटी। आपने कैसियस क्ले का नाम सुना है? कैसियस क्ले, इसका नाम आपने सुना है? चलो, इसका नाम नहीं सुना है, शायद आपने इसका नाम सुना, बॉक्सर मोहम्मद अली, लीजेंड। ठीक है, मोहम्मद अली ही कैसियस क्ले था, मोहम्मद अली यही कैसियस क्ले थे। मोहम्मद अली ने 1960 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग का। ओके, अब देखो, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं दे रहा हूं अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तब वो कैसियस क्ले थे, ठीक है, और एज अ कैसियस क्ले ही वॉन द गोल्ड मेडल इन 1960 ओलंपिक। उस समय अमेरिका में भेदभाव वाला कानून चलता था, मतलब काले गोरे वाला चक्कर था, रेसिज्म था, जम के था। ठीक है, जब ये गोल्ड मेडल जीत के आए तो उस समय ये एक रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त के साथ गए चाय वाय पीने के लिए, जो ओनली वाइट रेस्टोरेंट था, मतलब उसमें ब्लैक मैन अलाउड नहीं थे। ठीक है, इन्हें ये बात नहीं पता थी, ये और पता भी होती तो भाई, आदमी गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है बंदा अपने देश के लिए, ओलंपिक का वर्ल्ड चैंपियन है, तो जब वो रेस्टोरेंट में एंटर किए, बैठ गए वहां पे, तो और उन्होंने ऑर्डर किया, तो वहां वेटर आया और उसने ये बोला कि यहां सर आप जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाइए, यहां आपको कुछ भी सर्व नहीं होगा, क्योंकि ये व्हाइट ओनली रेस्टोरेंट है, यहां पे ब्लैक्स अलाउड नहीं है। तो इनको गुस्सा आया, फिर इन्होंने बताया, उन्होंने बोला अपने मैनेजर को भेजो, उसको भेजो, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तो मैनेजर आया, उसने और गलत लैंग्वेज में बात की और उसने कहा कि आप तुरंत निकलिए। तो इन्होंने इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली, वो गोल्ड मेडल उस समय इनकी पॉकेट में था, इन्होंने गोल्ड मेडल निकाल के उसको दिखाया कि ये देखो मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं अमेरिका का। ठीक है, उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नियम सबके लिए सेम है, तुम चाहे जो भी हो। और इनको अंत में धक्के मार के उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया, धक्के मार के, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, और जब ये आ रहे थे वापस, तो रास्ते में ही ओहियो रिवर पड़ती थी। ये जो मैं बता रहा हूं, आप इसको नेट पर सर्च करना, इस स्टोरी को, दिस इज वेरी फेमस स्टोरी। ओहियो रिवर, ये बाइक पे थे, इन्होंने दोस्त से बोला बाइक रोको, ये बाइक से उतरे, ठीक है, जब ब्रिज पे थे, और इन्होंने अपने जेब से वो गोल्ड मेडल अपना निकाला और वो ओहियो रिवर में फेंक दिया। और उसके बाद ये सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए। ठीक है, मतलब बॉक्सिंग चलती रही इनकी, बट ये उसके बाद सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए। ठीक है, और जितने भी वहां पे इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे ऐसे कानूनों के अगेंस्ट, सब में इन्होंने जम के हिस्सा लिया। आप सोचो, और उसी 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 प्रोटेस्ट में, एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ही चेंज्ड हिज रिलीजन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम। ठीक है, वो प्रोटेस्ट के रूप में ही ये कैसियस क्ले से इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और मोहम्मद अली बन गए। ठीक है, गोल्ड मेडल्स इन्होंने उसके बाद भी जीते,
लेकिन आप सोचो कि एक घटना ने भाई कोई बंदा अगर गोल्ड मेडलिस्ट है तो आप इमेजिन तो कर सकते हैं कि उसके पास सब कुछ रहा होगा, पैसे भी रहे होंगे, ठीक है, रिकॉग्निशन भी थी, पैसे भी थे, रिकॉग्निशन भी थी, और एक इंसिडेंट को छोड़ दो वो हो गया, लेकिन ये नेशनल हीरो भी रहे ही होंगे, ठीक है, लेकिन सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? इक्वालिटी। सिर्फ एक चीज इनको मिसिंग लगी और उससे इनका पूरा जीवन बदल गया, ठीक है। और बाद में मतलब टू कंक्लूड दिस, 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक हुआ, ठीक है, तो वहां पे इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया, जो मशाल वगैरह कैरी करते हैं वो इन्होंने किया था अमेरिका की तरफ से, ठीक है, तब तक रिटायर हो चुके थे। और वहां पे वही गोल्ड मेडल जो इन्होंने ओहियो रिवर में फेंका, सेम वही नहीं, वो तो नदी में चला गया, ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसका एक रेप्लिका बनवा के अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पब्लिकली ओलंपिक में, ओलंपिक की स्टेज पे वो गोल्ड मेडल इनको दिया गया, ठीक है, एक माफी पत्र के साथ कि हम शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है। तो आप सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन डिग्निटी, एंड दैट्स व्हाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट, सभी इक्वल है, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस। राइट्स बहुत हैं, बट दीज आर दो राइट्स विच केम फर्स्ट इन द हायरार्की। इनके बिना आप अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप ये बात समझ में, आप सोचो, आप ऐसे देखो, एक चोर आपका बटुआ लेके जाए, एक चोर आपका कान काट के ले जाए, पहले आप क्या बचाएंगे? अरे पहले कान बचाएंगे भाई। वॉलेट भी इंपॉर्टेंट है, इट कुड हैव योर हार्ड अर्न मनी, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे हो सकते हैं, लेकिन पैसा तो फिर कमाया जा सकता है। कान चला गया तो खत्म, एक बार गया तो गया, ठीक है, और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर योर एग्जिस्टेंस एज डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फॉर अचीविंग योर फुल पोटेंशियल, ठीक है। ये इसलिए भी फंडामेंटल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि संविधान ने इन्हें सेपरेटली लिस्ट किया है और एक अलग चैप्टर बनाया है फंडामेंटल राइट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स द गारंटी ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। मतलब इट पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन्हें कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड नॉट वॉयलेट दिस राइट्स, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल राइट।